हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने राजा बाबू की पाठशाला में। दोस्तों आज हम चलेंगे सीटेट 15 दिसंबर 2024 पेपर 2 जो सोशल साइंस को लेकर के दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 1 से 30 क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके कृपया पिछला वीडियो देख लीजिए। दोस्तों आज मैंने आपको सोशल साइंस में पढ़ाने वाला हूँ 31 से 50 नंबर तक का क्वेश्चंस आपको मैं हल करा चुका हूँ। आज 50 से 70 नंबर तक क्वेश्चन हल कराऊंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शिक्षार्थियों, मैंने आप लोगों को एक एक करके पूरा सीटेट कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों जितने सारे प्रीवियस पेपर एग्ज़ाम लिए हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन का मैं अच्छे तरह से हल कराऊँगा। और आप लोग देख सकते हैं मैंने 31 से 50 नंबर तक करा चुका हूँ। अब आज 50 से 70 नंबर तक सोशल साइंस का पेपर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए मैं मैथ और संस्कृत का भी प्रीवियस पेपर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए मेरे चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आगे हैं सोशल साइंस में। देखते हैं 31 नंबर से लेकर मैंने 50 नंबर तक करा रखा है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो कृपया जाके वीडियो देख लीजिए, पिछले वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर चलेगा 51 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 51 नंबर में यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ बोल रहा है 51 नंबर में, यहाँ बोल रहा है आप लोग देख पा रहे हैं क्या बोला 51 नंबर में। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन। 1 नंबर में क्या बोल रहा है, विश्व के महासागरीय बेसिन। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है, जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी। तीसरा में बोल रहा है दिल्ली का वायुमंडल। चौथा में बोल रहा है जुलाई माह में वर्षा। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है कि भूगोल कक्षा में, किसमें, भूगोल कक्षा में किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। किन अवधारणाओं को, ठीक है, जैसे विश्व का महासागरीय बेसिन। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और दूसरा में बोल रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। दिल्ली का वायुमंडल दोस्तों नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दिल्ली का वायुमंडल के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ जो है ना भूगोल जो है ना वो पूरा दुनिया के बारे में बताएगा या पूरा भारत के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली का वायुमंडल गलत हो जाएगा। और देखते हैं जुलाई माह में वर्षा, दोस्तों ये भी बताएगा। ठीक है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बी, डी और ए। अर्थात आपका ऑप्शन में है ए, बी, डी, यानी आपका 3 नंबर में है। दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोल रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ 52 नंबर में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। किसके लिए, स्थल मंडल के बारे में सही है। ठीक है, आपका 1 नंबर यहाँ देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यह पृथ्वी की नरम परपट्टी या नरम ऊपरी परत है। ठीक है, नरम परपट्टी या नरम ऊपरी परत है। दूसरा में देखते हैं, ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। दूसरा देखते हैं, ये विभिन्न स्थलाकृति वाला समधरातल होता है। यह हमें वन, पशु के चरने के घास स्थल, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपका 4 नंबर आंसर से होगा। क्या बोल रहा है कि स्थल मंडल के बारे में सही है, स्थल मंडल के बारे में आपको सही बता रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर 4 नंबर में, यह हमें वन, पशुओं के चरने, घास स्थल, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है गर्म वायु हमेशा ऊपर उड़ती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गर्म हवा जो है ना हमेशा ऊपर उड़ती है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये दूसरा, गर्म वायु सघन होती है। दोस्तों गलत बात है, गर्म वायु सघन नहीं होती है। गर्म वायु जो है ना विरल, पतला होता है, ना कि घना होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। आपका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, अब 54 नंबर देख सकते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं यहाँ। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में, यातायात के साधन सड़क मार्ग। ठीक है, देखिए 1 नंबर में क्या है, यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है। बिल्कुल सही बात है, सड़क मार्ग जो है ना, ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरी के लिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि सड़क मार्ग जो है ना अक्सर कम दूरियों के लिए ही उपयोग किया जाता है, खासकर कम दूरियों के लिए। ठीक है, देखते हैं दूसरा में क्या है, भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे या अंडरपाथ कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो भूमि में बनाए जाते हैं सड़क, उसे सबवे या अंडरपाथ भी कहा जाता है। ठीक है, चलते ऑप्शन 3 देखते हैं, मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैदानी भाग में जो सड़क है वो सघन जाल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए 4था नंबर देखते हैं क्या बोला यहाँ पर, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल ये दोस्तों गलत बात है, क्योंकि लंबी दूरी पर ले जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं है, वो है आपका जल मार्ग। क्या है, जल मार्ग। ठीक है, अर्थात आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं विद्यार्थियों 55 नंबर क्वेश्चन को लेके, देखते हैं यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अक्सर उसमें शक्ति, जो कि गलत है। सौर शक्ति, ये भी गलत है। जल शक्ति बिल्कुल सही है। नाभिक शक्ति तो नहीं होगा दोस्तों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है, विश्व का जो है ना 1/4 विद्युत का उत्पादन आपका या करके कौन करता है, जल विद्युत शक्ति करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका या करके हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन में यह क्या बोल रहा है। ठीक है, पीटर्सबर्ग 1 नंबर में यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। बिल्कुल सही है। क्या बोला कि पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। बिल्कुल सही बात है, ये इस्पात। ठीक है, देखते हैं दूसरा आर में क्या बोल रहा है, पीटर्सबर्ग आर में क्या बोला है, पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। गलत बात है दोस्तों, आपका ये इस्पात के लिए ही प्रसिद्ध था पीटर्सबर्ग। ठीक है, अर्थात आपका ए सही है और आर गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत। आपका ये 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 57। ठीक है, आप ये 57 देख सकते हैं क्या बोला है दोस्तों कि ए में देखिए क्या बोला है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कथन जो है उसका सही फसल का चयन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक में क्या बोल रहा है, इसकी वृद्धि जलोढ़ मिट्टी से अच्छी होती है। इसकी वृद्धि जो है ना जलोढ़ मृदा से अच्छी होती है। किसकी, ठीक है, धान की, जूट की, धान की या जूट की या मक्का की या गेहूं की, किसकी वृद्धि जलोढ़ मिट्टी में अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में अच्छी होती है। ठीक है, एक तो दूसरा, उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी, चारों में बताना है। इसे भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और बांग्लादेश में इस फसल के अग्रणी उत्पादन में से एक है दोस्तों। आपका हो जाएगा जूट, आपका हो जाएगा आंसर जूट। ठीक
ठीक है, यह देखिएगा, अर्थात आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 58 में क्या बोल रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर ने अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। किस धर्म में आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बाबा अंबेडकर जी अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। किस धर्म में, बौद्ध धर्म में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जा करके 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का उदाहरण है। रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का या के उदाहरण है या है, आपको बताना। ठीक है, देखते हैं। एक में क्या है, पुरुष नर्स। पुरुष नर्स बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पुरुष नर्स जो है ना रूढ़िवाद धारणा को भंग करने के लिए है। ठीक है, पुरुष नर्स। देखिए दूसरा, महिला किसान। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। पुरुष नर्स अगर बन जाएगा तो रूढ़िवाद धारणा को भंग हो जाएगा, और महिला किसान बन जाएगा तो रूढ़िवाद धारणा भी भंग हो जाएगा। देखिए तीसरा में पुरुष पायलट होता है, पुरुष भी पायलट होता है और महिला भी पायलट होता है, अर्थात आपका सी नंबर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर में आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जा करके देखते 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला यहाँ। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अवधारणा में हुई थी। इसका आंसर है दोस्तों, जो राज्यों का जो भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो भाषाई के आधार पर हुई थी, यानी आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्या बोला है कि भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर, भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर आपका जाकर के 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम शासन से जुड़ा है या जुड़ी है। ठीक है, कौन जो है ग्राम शासन से जुड़ा है या जुड़ी। ऑप्शन देखिए आपको क्या बोल रहा है। एक में क्या बोल रहा है, निगम पार्षद। दूसरा में लेखपाल। तीसरा में तहसीलदार। चौथा में पटवारी। ठीक है, क्या बोल रहा है, पटवारी। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं या जुड़ी है। ठीक है, तो इस ग्राम प्रशासन से अगर जुड़ा हुआ रहेगा आपका लेखपाल रहेगा, ठीक है, तहसीलदार रहेगा और पटवारी रहेगा, और आपका ये निगम परिषद नहीं रहेगा, निगम पार्षद नहीं रहेगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमानों के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना है। में छोटे पैमानों के उत्पादन या श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए अधिक संभावना है, तो आपको हो जाएगा आंसर, इसका होगा सहकारी। हो जाएगा आंसर सहकारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सहकारी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ। 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि शहरी आजीविका, क्या बोल रहा है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शहरी आजीविका, याद रखना दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है कि शहरी आजीविका। एक में बोल रहा है, एक में क्या बोल रहा है आपको याद रख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वाले को अपने आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि इसका गैर कानूनी गतिविधियों के संलिप्त होना माना जाता है। दोस्तों गलत है, कमाने का अधिकार नहीं है, कमाने का सबको अधिकार है। देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है, यह नगर पालिका या शहर की पंचायत यह निर्धारित
करती है कि शहरी क्षेत्र में सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रहेगा। एकदम बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत ही सही बात है। देखते सी नंबर में क्या बोल रहा है, प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अर्थात आपका आंसर बी और सी होगा। बी और सी किस में है दोस्तों, आपका ये बी और सी डी नंबर में, 4 नंबर में है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। 64 में क्या बोल रहा है यहाँ देख सकते हैं कि एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जाता है जब वह क्या करता है, जीत जाता है। तो क्या ऑप्शन में क्या होगा, तो एक में क्या हो, राज्यों के सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्र से, गलत बात है दोस्तों। राज्यों में 1/4 निर्वाचन क्षेत्र से, ये भी गलत है दोस्तों। 3 देखते हैं, राज्यों में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र, सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है, आप लोग देख पा रहे हैं। राज्यों के सभी महत्वपूर्ण, ये भी गलत है दोस्तों, अर्थात आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको ऑप्शन के समय बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग ध्यानपूर्वक देख के आंसर मार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए क्या बोला है 65 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है। देखते ए में क्या बोला यहाँ, एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है कि मत रो तुम एक लड़का हो। बिल्कुल सही बात है, ये रूढ़िवाद में बिल्कुल आता है, ठीक है। देखते हैं दूसरा में क्या हो रहा है, शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। दोस्तों ये रूढ़िवाद में नहीं आएगा, बात सही है लेकिन ये रूढ़िवाद में नहीं आएगा। रूढ़िवाद में क्या होता है कि आप लिंग के बारे में उसको जानकारी प्राप्त करते हैं कि आप एक लड़का है और आप एक लड़की है, ठीक है। ये रूढ़िवाद में नहीं आएगा, 2 नंबर, ठीक है। देखते हैं 3 नंबर में क्या बोल रहा है, सी में, लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। दोस्तों आपका ये भी रूढ़िवाद में ही आ जाएगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका 66 नंबर बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मत या वाद के संबंध में सही कथन को पहचान कीजिए, ठीक है। एक में बोल रहा है कि शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेख्य नहीं है। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेख्य नहीं है, गलत है। 2 में है, इसे 1933 में केशवानंद भारतीय मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सी में देखते हैं, उच्च न्यायालय के स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डी नंबर, उच्च न्यायालय संसद की संशोधन करने के लिए अधिकार को सीमाबद्ध करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बी, सी और डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको बी, सी और डी, आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो ये रहा 67 क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी जिम्मेदारियाँ केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन सी जिम्मेदारियाँ आता है, ठीक है। देखते ए नंबर, चीन के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाना, बिल्कुल सही बात है, ये आता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। देखते दूसरा में क्या बोल रहा है, कारागारों का रखरखाव, गलत बात, ये कारागारों का रखरखाव नहीं करता है केंद्र सरकार के बारे में। देखते सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको यहाँ करके, राज्यों में नई रेलगाड़ियों का संचालन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राज्यों में जो नई रेलगाड़ियाँ हैं उसका संचालन यही करते हैं, ठीक है। देखते डी नंबर, जनगणना, बिल्कुल सही बात है, जनगणना भी सही होगा, अर्थात आपका हो जाएगा ए, सी और डी, आंसर होगा ए, सी और डी, 2 नंबर आंसर सही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आए। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से विचार कीजिए। इसके न्यायपालिका के संदर्भ में विचार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखते एक में क्या बोल रहा है, नागरिकों और सरकार
व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों पर निपटाना। बिल्कुल सही बात है। भारत में जो न्यायपालिका का भूमिका यही होता है, क्या होता है कि नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है, देश हित में नए कानूनों का निर्माण करना। क्या देश हित में नए कानूनों का निर्माण करना। दोस्तों ये न्यायपालिका के हाथ में नहीं है, ये संविधान के हाथ में है। संविधान जो एक बार बन गया है वही कंप्लीट है। ठीक है, ये किसी के हाथ में नहीं है। चलते सी नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ, न्यायिक समीक्षा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये न्यायिक समीक्षा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं डी नंबर में क्या है, मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन अर्थात ए सी और डी होगा, ए सी और डी होगा। आप लोग देख सकते हैं आंसर है आपका ए सी और डी होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। आप लोग यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन 2006 के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको सब बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वनवासी के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। दोस्तों गलत बात है, क्योंकि ये जो है ना आते हैं। ठीक है, ये आते हैं इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है आपका कौन नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि ये आते हैं इसलिए ये गलत हो जाए। ठीक है, देखते दूसरा वन समुदायों के घर के आसपास की ज़मीन खेती व चराई योग्य ज़मीन पर उसके अधिकार का मान्यता देना। बिल्कुल सही बात है, ये 2006 में आते हैं। ठीक है, देखते 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, अन्य समुदायों के लकड़ी व उत्पादों का अधिकार को मान्यता दी गई है। गलत बात है दोस्तों, कि वन्य समुदाय, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या बोला यहाँ 3 नंबर में, वन्य समुदाय के लकड़ी व उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। तो ये गलत है, ये 2006 के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं चौथा, वन जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। दोस्तों ये भी सही है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाशियाकरण व्यक्तियों और समूह को ले जाता है कहाँ पर। हाशियाकरण जो है ना व्यक्तियों को और व्यक्तियों और समूह को ले जाता है, वो कहाँ लेके जाता है आपको बताना। नंबर 1 है निम्नलिखित निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। इतने दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ, शिक्षा और संसाधन पर आसमान पहुँच की ओर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, अभाव की ओर। अभाव बिल्कुल सही बात, ये भी सही भाव है, अभाव की ओर। तीसरा देखते हैं, सामाजिक विकास के लिए अथाह मौके की ओर। गलत बात है, अर्थात हाशियाकरण यानी हंसी के द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कहाँ लेके जाता है, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर। ठीक है, दूसरा में है शिक्षा और संसाधन पर आसमान पहुँच की ओर। ठीक है, तीसरा में अभाव की ओर। बिल्कुल सही है, और चौथा में सामाजिक विकास के लिए अथाह मौके की ओर। दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, अर्थात आपका ए बी और सी सही होगा। क्या होगा, ए बी और सी आपका सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा है। दोस्तों मेरा 50 से यानी 51 से लेकर 70 तक मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में 71 से शुरू करेंगे, 71 से 90 तक चलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।